लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में पप्पू यादव की 11 तारीख की गिरफ्तारी होती है। क्या तेजस्वी यादव पे लॉकडाउन उल्लंघन का मामला नहीं है क्या? तेजस्वी यादव पे दर्जनों लॉकडाउन उल्लंघन के मामले हैं, आप पता कीजिए, और पप्पू यादव पे मात्र एक लॉकडाउन उल्लंघन का मामला था। अगर पप्पू यादव भाजपा की बी टीम होती तो अच्छी बात थी भाई, तेजस्वी के खिलाफ पप्पू यादव काम कर रहे थे, भाजपा को बेनिफिट था, फिर पप्पू यादव को जेल क्यों भाई? और इतने बड़े एम्बुलेंस मामले में राजीव प्रताप रूढ़ी के खिलाफ बोलने वाला बिहार में कौन था? तेजस्वी यादव। एक ट्वीट भी किए क्या तेजस्वी यादव? उठ के नेता कोई आंदोलन किए क्या? अगर हम बी टीम होते हैं तो हम जेल जाते हैं कि तेजस्वी यादव जेल जाते दर्जनों मामले अपने ऊपर रख के? फिर तेजस्वी यादव बी टीम हुए। कोसी सीमांचल से लेकर पटना तक बिहार के अस्पताल की, सरकारी अस्पताल की क्या स्थिति है, यह स्पष्ट देखा जा सकता है। और इस अस्पताल की स्थिति, सरकारी अस्पताल की स्थिति इसलिए गंदी बुरी की गई है कि लोग प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ अपना रुख मोड़े, और ये प्राइवेट हॉस्पिटल सारे नेताओं का है। इन्फिनिटी सुने हैं माइनस में? हम साइंस के विद्यार्थी हैं इसीलिए आपको बताते हैं, माइनस इन्फिनिटी। अच्छा, जीरो भी नहीं कहेंगे, जीरो भी उनके लिए एक बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। हम माइनस इन्फिनिटी कहना चाहेंगे। बिहार सरकार कहां काम कर रही है? बिहार सरकार तो पप्पू यादव के दबाव में मुख्यमंत्री रोड पे निकले, पप्पू यादव के दबाव में अस्पतालों में दवाया, पप्पू यादव के दबाव में मरीजों का इलाज किया गया। हम अपने बारे में आपको बताएं कि हमारी 7 साल की राजनीतिक उम्र में हम पे दर्जनों एफआईआर है, दर्जनों एफआईआर। हम पे हत्या का मामला, हम पे आर्म्स एक्ट का मामला, हम पे कई तरह के आंदोलन का मामला, 307 का मामला। यंग एंड एंग्री का दूसरा एपिसोड लेकर हम आपके बीच आ चुके हैं। मेरा नाम है तंजील आसिफ और हमारे साथ इस दूसरे एपिसोड में जो गेस्ट हैं, पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ, जो पटना यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट यूनियन है, उसके प्रेसिडेंट है फिलहाल मनीष यादव, और ये पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक से जुड़े हुए हैं। तो इनसे बात करेंगे तमाम चीजों पर, इनकी खुद की राजनीति पर और पप्पू यादव की राजनीति पर, जो अभी फिलहाल जेल में है, और जो अभी देश और बिहार की जो राजनीतिक स्थिति है उस पर चर्चा करेंगे। यंग एंड एग्री जो हमारा शो है, इसमें हम युवा नेताओं से इस तरह की ही बातें करते हैं। तो मनीष यादव जी, सीधा सवालों की तरफ चलते हैं, और पहला सवाल हमारा यही है कि अभी फिलहाल आप पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के प्रेसिडेंट हैं, तो लेकिन हम उससे पहले थोड़ा उससे पीछे हम जाना चाहेंगे कि राजनीतिक आपकी जीवन जो है स्टार्ट कहाँ से हुई? क्या आप सीधा छात्र संघ के अध्यक्ष बन गए, या उससे पहले भी एक राजनीति में थे आप, किसी पोस्ट पे, किसी पार्टी से जुड़े? शुरुआत कहाँ से हुई? सबसे पहले तो मैं मीडिया चैनल को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपका कार्यक्रम का एक प्लेटफॉर्म यूथ छात्र नेताओं को आगे लाने का बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है आपका, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे। देखिए, हमारी शुरुआत 2014 से होती है। मैं 2014 में पटना विश्वविद्यालय में मैं साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ और केमिस्ट्री ऑनर्स मेरा सब्जेक्ट रहा है। 2014 में हम पटना साइंस कॉलेज में आए थे, 2014 में पटना साइंस कॉलेज में आए थे, और छात्र राजद से हमारा लगाव था। सबसे पहले साइंस कॉलेज में मेरा नामांकन जब हुआ तो उस समय साइंस कॉलेज का अध्यक्ष मुझे बनाया गया, और हमारी शुरुआत राजनीति की उसी समय से हुई है, छात्र राजद से। उसके बाद जब राजद से किसी कारणवश विचारों का ना मिलने के चलते जब हमारी वहां से राजनीति खत्म हुई आरजेडी से, तो आगे हमने एक जेपी छात्र युवा मोर्चा बनाया था। अच्छा, आपने जयप्रकाश नारायण जी के नाम से? जी। अच्छा। लगभग उसे 2 साल हमने चलाया। जेपी छात्र युवा मोर्चा हर मुद्दे पे पूरे बिहार में हमारा संगठन था, पूरे बिहार में ये चलती थी। 2015 से 17 तक इस संगठन को हम लोग चलाए वहां, या 17 तक कहिए, 16 लास्ट तक। और उसके बाद जब हमें लगा कि नहीं, हमारे संगठन को या बड़ी छात्र राजनीति को आगे ले जाने के लिए, बड़े तौर पे छात्र युवाओं को जोड़ने के लिए कहीं हमें बड़े जगह की आवश्यकता है, तब हमने जन अधिकार छात्र परिषद का कमान संभाला। जन अधिकार छात्र परिषद की ओर से हम लगातार प्रदेश में रहे, प्रदेश कमेटी में रहे,
अभी वर्तमान में भी प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हैं जन अधिकार छात्र परिषद में। और उस समय ही माननीय पप्पू यादव जी ने हम पे भरोसा करके हमें टिकट दिया छात्र संघ चुनाव में। और उसके बाद आप लोग देख ही सकते हैं कि मैं छात्र संघ का अध्यक्ष बना। एक लंबे अरसे के बाद 42 साल बाद कोई छात्र संघ का अध्यक्ष वहां से किसी बैकवर्ड कम्युनिटी से आया। अच्छा। हम स्पष्ट करना चाहेंगे, इस बात पे हमें गर्व भी होती है। वहां पे लगातार एबीवीपी का एक गर्व समझिए कि लगातार उनका कैंडिडेट जीतता था। इस तरह से वहां पे कब्जा हो चुका था विश्वविद्यालय में बड़ी पार्टियों का, बड़े संगठनों का, जिसे तोड़कर। और एक सबसे बड़ी बात, 28 साल बाद जब 2012 में चुनाव हुआ तो वहां हमारे वहां के वर्तमान विधायक, कुम्हरार विधानसभा के भाजपा विधायक अरुण कुमार सिन्हा का जो पुत्र हैं वो चुनाव जीत के आए 2012 में। उसके बाद बहुत पैसे वाले लोग, फिर उसके बाद जदयू के एक बहुत बड़े नेता, आप लोगों ने देखा होगा प्रशांत किशोर किस तरह से इन्वॉल्व थे चुनाव में। तो पटना विश्वविद्यालय का इतिहास रहा कि वहां नेताओं के बाल बच्चे, पैसे वालों के बाल बच्चे वहां चुनाव जीत के आते हैं। लेकिन मेरे पिताजी किसान हैं, हमारा घर जो पटना में ही हम प्रॉपर रहने वाले हैं। हमारे पिताजी आज भी यहाँ पे, हमारा खेत है वहां, किसानी ही होती है। और उस मध्यम वर्गीय परिवार से उठकर हम पटना विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बने। और आगे का राजनीति जो है हम सफर कर रहे हैं, छात्रों के लिए लड़ रहे हैं, उनके हक की आवाज को उठा रहे हैं। यही मेरा अगला सवाल था कि छात्र संघ का, स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट बनने के बाद अब तक आपने पटना यूनिवर्सिटी के लिए क्या क्या किया? देखिए, हम 7 दिसंबर को हमारा रिजल्ट आया था। 7 दिसंबर को जब हमारा रिजल्ट आया, और आप जानते हैं कि बिहार में लॉकडाउन फरवरी लास्ट से लगना शुरू हो गया था। 7 दिसंबर को तो मेरा रिजल्ट आया, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह मेरा 15 या 17 जनवरी के आसपास हुआ। हमें आधिकारिक तौर पे 17 जनवरी को अपना पदभार संभाला हमने। और उसके बाद लगातार विश्वविद्यालय की छोटी समस्या जो थी उसको लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन, राजभवन से मुलाकात करना, ये होता रहा। जब लॉकडाउन लगी, जब बिहार में पहली बार कोरोना को लेकर लॉकडाउन लगा था, उस वक्त विश्वविद्यालय में जो भी छात्र फंसे हुए थे या पटना में जो भी छात्र फंसे हुए थे, आप हमारे पुराने पोस्ट, न्यूज चैनल और वीडियो के माध्यम से देखिएगा। हम लोग लगातार पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ की तरफ से उन लोगों को राहत पहुंचाने का काम कर रहे थे। और इसी बीच एक बड़ी खबर लगातार आ रही थी कि लॉकडाउन में कोटा और अन्य राज्यों में छात्र और मजदूर फंस चुके हैं, जिनके यहाँ लाने के लिए सरकार तैयार नहीं थी। उस समय यूपी में योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार थी अपने लोगों को ला चुकी थी, लेकिन बिहार में इसके लिए किसी तरह का कोई निर्देश नहीं दिया जा रहा था। पटना विश्वविद्यालय गेट पे जब मैंने ठाना कि नहीं, बिहार के छात्रों को वापस लाना है, मजदूरों को वापस लाना है, हम आंदोलन कर रहे थे। उस बीच हम 4.5 महीने जेल में गुजारे। अपने छात्र संघ कार्यकाल में हम 4.5 महीना जेल रहे। हमारी सिर्फ खता कहिए, इतनी खता थी कि हम मांग कर रहे थे कि पटना विश्वविद्यालय के छात्रों को उनके घर भेज दिया जाए इस लॉकडाउन में। और जो बिहार के छात्र दूसरे जगह फंसे हुए हैं, जो कोटा में हो, अन्य प्रदेश में हो, या हमारे मजदूर भाई जो अन्य जगहों पे फंसे, उनको अपने बिहार हम लाने की मांग कर रहे थे, जिसको लेकर हमें 4.5 महीने जेल में नीतीश कुमार जी बंद करने का काम किए। तो हमारा सेशन और पटना विश्वविद्यालय का कार्यकाल मात्र 1 साल का होता है, आप लोग को हम बता दें। और लगभग जब हम जेल में थे तो उसी समय विश्वविद्यालय का नोटिफिकेशन आता है कि 15 अगस्त को आपका कार्यकाल खत्म कर दिया गया है। हम जब जेल में थे, देखिए चुनाव दिसंबर में हुआ और अगस्त में कार्यकाल खत्म हो गया। ये एक बड़ी साजिश भी कहिए, जेल में रहते मेरा कार्यकाल खत्म कर दिया गया। तो अभी आप फिलहाल ऑफिशियली प्रेसिडेंट नहीं, अध्यक्ष नहीं, ऑफिशियली प्रेसिडेंट है। मैं आपको बताता हूँ पूरा मामला क्या है। तो उसके बाद हम लोग राजभवन गए। पिछले सीनेट की बैठक में अमेंडमेंट हुआ था, जो हमारा लिंगडो है, लिंगडो कहता है कि आप 1 साल तक प्रेसिडेंट रहिएगा। लेकिन ड्यू टू कोरोना और ये इलेक्शन न होना, अमेंडमेंट हुआ वहां के लिंगडो कमेटी में कि आप जब तक इलेक्शन नहीं होगा अध्यक्ष आप रहिएगा।
हम राजभवन गए जेल से आने के बाद, जिन लोगों ने हमारा रद्द किया था वो जानते थे कि ऐसा कुछ है नहीं, जब तक चुनाव नहीं होता है, दूसरा इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं आता है, सारा प्रेसिडेंट का काम पूर्व के ही प्रेसिडेंट और अध्यक्ष और अन्य कमिटी के जो लोग हैं वो देखते हैं। लेकिन साजिश के तहत हमारे कार्यकाल को खत्म करने की एक नोटिफिकेशन निकाली गई थी, जिसको जेल से आने के बाद हमने पूर्णतः खारिज करवाया और हम लगातार अभी भी अध्यक्ष हैं और छात्रों के लिए काम कर रहे हैं। कल सुबह सुबह खबर आई कि पप्पू यादव जी को बेल मिल गया है, 20 दिनों से जेल में है, लेकिन फिर दोपहर होते होते खबर आई कि बेल नहीं मिला है। तो क्या कुछ हुआ, क्या घटनाक्रम था कल, मतलब कैसी अफवाह फैली कि बेल मिल गया है फिर नहीं मिला, और क्या कुछ अपडेट है अगर आप हमारे दर्शकों को बता सके कि अभी मतलब क्या बेल मिलने की कोई गुंजाइश दिख रही है, वकील से आप लोगों की बात हो रही होगी, तो क्या कुछ जानकारी है आपके पास? कल इससे पहले भी निचली अदालत में, जहां हम लोग जिसको हम लोग कहते हैं सेशन कोर्ट, जिसमें कल अप्लाई हुआ, बेल मिलने की पूरी संभावना थी। देखिए, न्यायालय पे हम लोग तंज नहीं कसना चाहेंगे, न्यायालय के बारे में आप शब्द नहीं कहना चाहेंगे। 11 बजे सुनवाई पूरी हो चुकी थी। जो भी न्यायाधीश थे उन्होंने कहा कि फैसला सुरक्षित रखा गया है, लेकिन लोगों को लगा कि बहुत मामूली केस था। जब 32 साल पुराने मामले में हम लोग निचली अदालत में जाते हैं तो ये सभी लोग जानते हैं कि बेल मिलना अनिवार्य था, क्योंकि कोई मामला नहीं था। कल कोर्ट में ही जब पप्पू यादव जी की सुनवाई हो रही थी तो जो केस करता थे वो खुद उपस्थित थे और वो उपस्थित होकर उन्होंने कहा कि हमारी गलतफहमी थी, वो मुकदमा एक गलतफहमी था और उसको हम लोग कब के वापस ले चुके। उनके वकील भी थे जो केस करता थे, जो 32 साल पुराने जिन मामले में पप्पू यादव जी का बेल टूटी में गिरफ्तारी हुई, उस मामले में जिन्होंने केस किया था वो भी लोग उपस्थित थे कोर्ट में, और उन्होंने कहा कि हमारे किसी तरह की जाति दुश्मनी नहीं है, गलतफहमी में हमने केस किया, और सारी बातों को रखा और न्यायाधीश महोदय ने इसे सुना भी, और अभी भी बेल रिजेक्ट नहीं किया गया है। अच्छा। अगली सुनवाई, जो फैसला सुरक्षित रखा गया है, उसकी सुनवाई के लिए 5 तारीख को समय दिया गया है, और हमें उम्मीद है और न्यायालय पे भरोसा है कि सच्चाई की जीत होगी और पप्पू यादव जी बाहर होंगे। ये तो एक केस का मामला हुआ, लेकिन आप 2020 का पप्पू यादव जी का एफिडेविट जब आप देखते हैं, 2020 विधानसभा चुनाव जब वो मधेपुरा से लड़े, तो उसमें उन्होंने खुद 32 केसों का ब्यौरा दिया है। तो इस तरह के 32 केसेस, क्या और केसेस भी चल रहे हैं? अगर वो इस केस में बरी हो भी जाते हैं, बेल मिल भी जाता है, तो उन 32 केसों में से किसी और केस का कोई केस खुल सकता है, वापस आ सकता है? क्या इस चीज की संभावना लग रही है? देखिए, केस और मुकदमा, हमारी उम्र राजनीति में बहुत तो 5-6 साल की होगी, और पप्पू यादव की उम्र राजनीति में, उनका कद, राजनीति में 4 बार सांसद और 2 बार विधायक रहे, तो आप समझ सकते हैं 35-40 साल का उनका राजनीतिक सफर रहा है, और उनपे आप जैसा बता रहे हैं कि 30-32 मामला। हम अपने बारे में आपको बताएं कि हमारी 7 साल की राजनीतिक उम्र में हम पे दर्जनों एफआईआर है, दर्जनों एफआईआर। हम पे हत्या का मामला, हम पे आर्म्स एक्ट का मामला, हम पे कई तरह के आंदोलन का मामला, 307 का मामला, और पुलिस एक मामला भी साबित नहीं कर पाई। तो जब हम जैसे छात्र नेताओं पे इस समय कई तरह के आपराधिक मामले डालकर हमें जेल में बंद करने की साजिश सरकार कर सकती है। अभी हम आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं, और जिस पप्पू यादव ने अपनी पहले विधायकी से लेकर आज तक, राजनीति में कदम रखने से लेकर आज तक, सिर्फ और सिर्फ गरीबों के लिए, आम लोगों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ी हो, आपको क्या लगता है कि सरकार उसको छोड़ने वाली थी? पप्पू यादव पे जितने भी मुकदमे हैं सब फर्जी मुकदमे हैं। सरकार का आप नाम लीजिए, पप्पू यादव अभी हाई कोर्ट से बरी है, सरकार साबित नहीं कर पाई, जो पक्ष थे वो भी साबित नहीं कर पाई। तो देखिए, मुकदमे होते रहते हैं। अब देखिए, मुकदमा का बात मत कहिए, नरेंद्र मोदी जी पे भी मुकदमा है, अमित शाह पे भी मुकदमा है, नीतीश कुमार 302 के मुदाले हैं, बिहार के मुख्यमंत्री,
बिहार का कोई एकमात्र ऐसा नेता बताइए जिन पे मुकदमे ना हो। मुकदमे तो सभी पे है, कोई लोग चुप बैठा तो वो बच गया लोग, और जो अन्याय के प्रति आवाज उठाने वाले लोग रहे उसे सरकार कभी नहीं छोड़ती है। और पप्पू यादव अन्याय के प्रति, गरीब गुरबों के आवाज बनकर हमेशा काम करने और सरकार से लड़ने का काम किया, तो स्वाभाविक है मुकदमा। और मुकदमा से ये आप साबित नहीं कर सकते हैं कि उसका चरित्र व्यक्ति का क्या है। आरजेडी ने पप्पू यादव जी के खिलाफ कई बार खुलकर बोला है, अब तो उन्हें बी टीम और क्या क्या कह दिया गया। फिर भी पप्पू यादव जेल जाने से पहले भी तेजस्वी और लालू यादव का नाम लेते हैं। तो ये मतलब क्या चल रहा है? पप्पू यादव क्या वापस लालू यादव से हाथ मिलाना चाहते हैं, लेकिन आरजेडी नहीं चाहती है, आरजेडी पसंद नहीं करती है? मतलब क्या है ये, एक तरफा मोहब्बत है या कोई मेल मिलाप ही नहीं है? तो आरजेडी तो खुलकर आपका पप्पू यादव के खिलाफ बोल रही है, आप लोगों की तरफ से क्या स्टैंड है? देखिए, बिहार में पप्पू यादव, तेजस्वी यादव, लालू यादव की बात नहीं है, नीतीश कुमार की बात नहीं है, बिहार के 12 करोड़ जनता का सवाल है कि इनका सुनने वाला कौन है। सरकार सुन नहीं रही है, विपक्ष सुन नहीं रहा है, आखिर बिहार की जनता किससे उम्मीद करे? आप किससे उम्मीद करते हैं कि आप अस्पताल जाइए तो आपको बेड मिले? आप किससे उम्मीद करते हैं कि आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो तो आपको ऑक्सीजन सिलेंडर मिले? आप किससे उम्मीद करते हैं कि आपको दवाइयां, कोरोना में पड़ने वाले दवाई रेमडेसिविर की जरूरत हो तो आपको ये मिले? किससे? आप तो किसी से उम्मीद कीजिएगा। सरकार से आप उम्मीद लगाए बैठे थे, सरकार विफल। विपक्ष से आप उम्मीद लगाए बैठे थे, विपक्ष मौन। मात्र एक उम्मीद पप्पू यादव, जिस पप्पू यादव को सरकार ने जेल भेजने का काम किया। अब जब पप्पू यादव जेल जा चुके तो पप्पू यादव ने जेल जाते समय एक अपील की कि तेजस्वी जी, किसी राजनीतिक द्वेष से प्रेरित होकर पप्पू यादव ने नहीं कहा, पप्पू यादव ने उन लोगों के बारे में सोचा जो अनाथ है। अनाथ सेंस मतलब ये नहीं, अनाथ का मतलब ये सत्ता उनके साथ नहीं है, सरकार, जो सरकार उन्होंने चुना वो सरकार उनके साथ नहीं है, तो उन्होंने अपील की। वो जान रहे कि सरकार निकम्मी है, सरकार भ्रष्ट है। तेजस्वी यादव से उन्होंने एक अपील किया कि अगर हम जेल जा रहे हैं तो आप इन 12 करोड़ लोगों की सेवा कीजिए, जिनको दवा की जरूरत है दवा दीजिए, खाना की जरूरत है खाना दीजिए। एक अपील मानवता के नाते, ना कि एज अ पॉलिटिशियन। एज अ पॉलिटिशियन पप्पू यादव जी ने ये बात नहीं कही थी, मानवता के नाते कही थी। अच्छा, हम आपसे एक बात पूछते हैं, लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में पप्पू यादव की 11 तारीख की गिरफ्तारी होती है, क्या तेजस्वी यादव पे लॉकडाउन उल्लंघन का मामला नहीं है क्या? तेजस्वी यादव पे दर्जनों लॉकडाउन उल्लंघन के मामले हैं, आप पता कीजिए, और पप्पू यादव पे मात्र एक लॉकडाउन उल्लंघन का मामला था। अगर पप्पू यादव भाजपा की बी टीम होती तो अच्छी बात थी भाई, तेजस्वी के खिलाफ पप्पू यादव काम कर रहे थे, भाजपा को बेनिफिट था, फिर पप्पू यादव को जेल क्यों भाई? और इतने बड़े एम्बुलेंस मामले में राजीव प्रताप रूढ़ी के खिलाफ बोलने वाला बिहार में कौन था? तेजस्वी यादव। एक ट्वीट भी किए क्या तेजस्वी यादव? उठ के नेता कोई आंदोलन किए क्या? सिर्फ और सिर्फ जन अधिकार पार्टी और उसका हर एक कार्यकर्ता इस एम्बुलेंस घोटाले में बात कर रहा था, सड़क पर था, आंदोलन कर रहा था। डर लगा कि आखिर क्या हो रहा है। हम लगातार बिहार की बात कर रहे हैं, अगर हम बी टीम होते हैं तो हम जेल जाते हैं कि तेजस्वी यादव जेल जाते दर्जनों मामले अपने ऊपर रख के? फिर तेजस्वी यादव बी टीम हुए। जब सरकार उनको गिरफ्तार नहीं कर रही है दर्जनों मामला होने पे, तो फिर पप्पू यादव बी टीम कैसे भाई? एक मामले पे पप्पू यादव जेल में और दर्जनों मामले में तेजस्वी यादव अपने घर में आराम फरमा रहे हैं, तो फिर तेजस्वी यादव को बी टीम होना चाहिए था जब सरकार इतनी मेहरबान है। तो ऐसा कुछ नहीं है। स्पष्ट तौर पे बिहार में विपक्ष का काम सिर्फ और सिर्फ जन अधिकार पार्टी और पप्पू यादव कर रहा है। इसीलिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को पप्पू यादव से खतरा लगी, वरना एम्बुलेंस घोटाला जैसा बड़ा मामला, जिस सारण में सैकड़ों जान सिर्फ एम्बुलेंस के चलते चली गई, उस मामले में 302 का मुद्दालय राजीव प्रताप रूढ़ी को होना चाहिए था, उनको जेल में जाना चाहिए था। लेकिन एम्बुलेंस की खोज कर जनता के बीच बांटने की मांग करने वाले पप्पू यादव आज जेल में हैं। हर रोज अस्पतालों में गरीब लोगों की
खून कहिए कि खून नोच निकाला जाता है और फिर सरकार और विपक्ष मौन रहती है, और फिर पप्पू यादव हॉस्पिटल पहुंचकर उनका पैसा माफ करवाते हैं, पेशेंट को छुड़वाते हैं। तो देखिए, ये सिर्फ सत्ता का मेल नहीं था, ये उन लुटेरे डॉक्टर जो कालाबाजारी डॉक्टर कर रहे थे उनका और सत्ता पक्ष, इन दोनों के मेल से पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई। डॉक्टरों को लूटने में नहीं बन रहा था। और जितने बिहार में हॉस्पिटल हैं लगभग बिहार के मंत्री, सांसद, विधायकों के हैं। तो दोनों की मिली भगत से पप्पू यादव जी को जेल भेजने का काम किया गया। लेकिन कहा जाता है कि सत्य कभी पराजित नहीं होता है। हमें पूरी उम्मीद है कि पप्पू यादव जी जेल से बाहर होंगे। एम्बुलेंस घोटाला और बिहार में जिन जिन लोगों की जान दवा के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में, आईसीयू के अभाव में, बेड के अभाव में और अस्पताल के अभाव में हुआ है, उसकी जांच, निष्पक्ष जांच हम आंदोलन के माध्यम से लेके रहेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे नेताजी के पेज से या अन्य हमारे कार्यकर्ताओं के पेज से लगातार बिहार में अस्पतालों की क्या स्थिति है उसको दिखाया जा रहा है। कोसी सीमांचल से लेकर पटना तक बिहार के अस्पताल की, सरकारी अस्पताल की क्या स्थिति है, ये स्पष्ट देखा जा सकता है। और इस अस्पताल की स्थिति, सरकारी अस्पताल की स्थिति इसलिए गंदी बुरी की गई है कि लोग प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ अपना रुख मोड़े, और ये प्राइवेट हॉस्पिटल सारे नेताओं का है। आप बताइए ना कि पीएमसीएच की वेंटिलेटर का इस्तेमाल बिहार के प्राइवेट अन्य अस्पतालों में हो रहा है, बिहार के बड़े बड़े सरकारी अस्पताल के उपकरण का इस्तेमाल अन्य जगहों पे हो रहा है। तो इसमें किसका मेल है? ये सब सरकार में बैठे लोग के मेल से ये सारे अस्पताल चल रहे हैं और गरीबों को लूटा जा रहा है। जैसा कि आपने कहा भी और मैं लोग भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पप्पू यादव जी के सोशल मीडिया अकाउंट से अब भी वो जेल में है, फिर भी तमाम जो है अलग अलग राज्यों से जो स्वास्थ्य केंद्र हैं उनकी तस्वीरें डाली जाती है और उनका खुलासा किया जाता है कि कितने दिनों से बंद पड़ा है, या एम्बुलेंस का जगह जगह की एम्बुलेंस जो यूज नहीं हो रही, इस्तेमाल नहीं हो रही, उनका खुलासा किया जाता है। तो पप्पू यादव जो अभी जेल में है, तो ये जिम्मेदारी अभी किसके सर पर है? क्या इसके लिए कोई टीम है या पार्टी के और लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं? कौन क्या मतलब पूरे राज्य के अंदर किस तरीके से आप लोग इस चीज को जा जाके तस्वीरें ले रहे हैं और सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं? इसके लिए क्या कोई विशेष टीम, कोई स्पेशल टीम बनाई गई है? देखिए, सरकार को लगा कि अगर पप्पू यादव जेल में, पप्पू यादव, ये जो पप्पू यादव हॉस्पिटल में जाकर या ऑक्सीजन प्लांट में जाकर जो कालाबाजारी की पोल खोल रहे थे, हॉस्पिटलों की पोल खोल रहे थे, ये बंद हो जाएगा। ये सरकार की सोच थी। जब नेताजी जेल गए, हमारी जो कोर कमेटी है, हमारे जो लोग हैं, हमने उनके साथ बैठक की। हमने कहा कि नहीं, ये मुहिम चलेगी। और आप जानिए कि ये मुहिम पूरे बिहार में, देश का बड़ा बड़ा चैनल हमारे पेज से हम जो मुहिम चला रहे हैं, उससे सरकार की पोल और बेहतर तरीके से खुल रही है। हर प्रखंड में हम लोग जा रहे हैं, हर जिला मुख्यालय में जा रहे हैं, हर पंचायत में जा रहे हैं। पूर्व के 10 सालों में, पूर्व के 5 सालों में अस्पताल बनवाया, वो अस्पताल किस तरह से काम नहीं कर रहा है, वहां सुगर घूम रहे हैं, वहां कुत्ते बेड पे सोए हुए हैं। ये सरकार की अस्वस्थ स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल है। अस्वस्थ स्वास्थ्य व्यवस्था, ये सरकार की व्यवस्था है, जिसकी पोल हम लोग नेताजी के जेल जाने के बाद भी खोल गए। स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे, सीएम है नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम बदल गए हैं। तो ये तमाम लोग जिस तरीके से कोविड के टाइम में या लॉकडाउन के टाइम में जिस तरह का काम कर रहे हैं, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या बेहतर कर रहे हैं? या अगर मैं ये कहूँ सिंपल के 10 में से आप कितने नंबर देंगे मंगल पांडे के द्वारा किए गए काम को, नीतीश कुमार के द्वारा किए गए काम को, क्या जो 2 डिप्टी सीएम है भाजपा के, उनके द्वारा किए गए? इन्फिनिटी सुने हैं माइनस में? हम साइंस के विद्यार्थी हैं, इसीलिए आपको बताते हैं, माइनस इन्फिनिटी। अच्छा, जीरो भी नहीं कहेंगे, जीरो भी उनके लिए एक बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। हम माइनस इन्फिनिटी कहना चाहेंगे। बिहार सरकार कहाँ काम कर रही है? बिहार सरकार तो पप्पू यादव के दबाव में मुख्यमंत्री रोड पे निकले, पप्पू यादव के दबाव में अस्पतालों में दबाया, पप्पू यादव के दबाव में मरीजों का इलाज किया गया। सरकार तो पूरी तरह से विफल हो चुकी है। अगर सरकार का इतना अच्छा प्रयास रहता तो बिहार के पहले, जब कोरोना में बिहार में पहली लहर में कोरोना प्रवेश किया था, उस समय ऑक्सीजन प्लांट लग जाना चाहिए था। जब हमें अंदेशा था कि बिहार में कोरोना के ये 3 लहर आने वाले हैं,
हमें तो बड़े बड़े WHO ने भी बताया हमें कि 3 वेव आएंगे देश में। पहले वेव से हम गुजर चुके थे, दूसरे वेव की हमने तैयारी क्यों नहीं की? हम लोग कहां विफल हुए? हमारे पास आप देखिए कि एम्बुलेंस में ले जाने के लिए मरीजों को 2 किलोमीटर 15,000 और 20,000 रुपये भाड़ा वसूला जा रहा है। एक हॉस्पिटल बेड का खर्चा पर डे को, एक रेमडेसिविर दवाई मात्र 3500 से 4,000 में मिलती है, उसकी कीमत 70,000 से 50,000 में मिल रही है। तो सरकार ने क्या किया? और चाह रहे हैं अगर इस 4 लाख के बदले आप ऑक्सीजन प्लांट इस 4 लाख में बैठा देते हैं तो उन लोगों की जान नहीं जाती। तो सरकार का मुआवजा देने का पुराना एक तरीका रहा है कि लोग मरे और हम मुआवजा दें, लेकिन ये अब पूरे बिहार को समझ आ चुका है कि उन्होंने गलत सरकार का चुनाव किया था। और सिर्फ यही नहीं, भाजपा शासित पूरे प्रदेश में देखिए जाके, उत्तर प्रदेश का भी वही हाल है, हमारे बगल के राज्य जो है वहां देखिए, वहां भी वही हाल है। और भाजपा से अब त्रस्त हो चुकी है बिहार की जनता। भाजपा के स्वास्थ्य मंत्री थे, एक एम्बुलेंस चोर और एक दवा चोर। पारस में इतनी बड़ी घटना हुई, राजेश्वरी में महिला के साथ छेड़खानी हुई, न सत्ता पक्ष बोलने वाला न विपक्ष बोलने वाला, सिर्फ और सिर्फ पप्पू यादव बोलने वाला, और फिर भी उनको जेल। तो इस तरह से बिहार की राजनीति अब ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली है। हम एक तीसरा फ्रंट कहिए, लेकिन पप्पू यादव बिहार के हर लोगों के दिल में बस चुके हैं और हम सेवादारी करना जानते हैं। चुनाव में आएंगे इसी सेवादारी के नाम पे, क्योंकि हमें बिहार को बदलना है, बिहार को विकास की ओर ले जाना है। तीसरे फ्रंट से ही मेरा ये आखिरी सवाल है, तीसरे फ्रंट से जो निकल कर सामने आ रहा है। 2015 में जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक बनी है पप्पू यादव की पार्टी, लेकिन अब तक कोई राजनीतिक सफलता नहीं मिली। उसके बाद 2018 में वीआईपी बनी मुकेश सहनी जी की पार्टी, उन्हें भी सफलता मिल चुकी है। 2015 में ही एआईएमआईएम बिहार में एंट्री की, उन्हें भी राजनीतिक सफलता मिल चुकी है। लेकिन पप्पू यादव जी को राजनीतिक सफलता अब तक नहीं मिल पाया 6 सालों में, बल्कि अब तो नौबत ये आ गई है कि पप्पू यादव जी खुद चुनाव लड़ते हैं, लोकसभा चुनाव तीसरे पे चले आते हैं, विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तीसरे पे चले आते हैं। तो क्या लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? इतना कुछ करने के बाद भी क्या पब्लिक स्वीकार नहीं कर रही है पप्पू यादव जी को? क्या कमी रह रही है? देखिए बताते हैं आपको, बिहार में जातीयता प्रभाव बहुत ज्यादा है। बिहार की राजनीति जात की राजनीति से ग्रसित है और बिहार में मात्र एक नेता आपको मिलेगा पप्पू यादव, जो किसी भी जात की राजनीति नहीं करता है। आपने सहनी का नाम लिया, सहनी जी सहनी समाज के वोट लेते हैं और सहनी समाज के नाम पे जीतते हैं। आप किसी का भी नाम लीजिए, मांझी जी का आपने नाम लिया, असुद्दीन ओवैसी मुसलमानों की राजनीति करते हैं। लेकिन पप्पू यादव, जिस सेकुलरिज्म की बात की गई, उस सेकुलरिज्म पे सिर्फ और सिर्फ पप्पू यादव जी सटीक बैठते हैं। पप्पू यादव किसी भी जात समाज के प्रति एक लफ्ज आपने नहीं सुना होगा, चूंकि पप्पू यादव बिहार को विकास की ओर ले जाना चाह रहा है, बिहार की बात कर रहा है। जिस दिन पप्पू यादव जात की बात करने लगेगा ना, उस दिन पप्पू यादव बिहार की राजनीति में सफल हो जाएगा। पप्पू यादव इस परंपरा को खत्म करना चाह रहा है। और आप जिसका नाम ले रहे हैं, जिन्होंने कल मुकेश सहनी ले लीजिए, अन्य लोगों को कहा कि चोर है, बेईमान है, उसी चोर बेईमान से मिलने का काम किया। मांझी जी को ले लीजिए, जिन्होंने कहा कि वो दलित समाज का हत्यारा है, उसके साथ जाके गले मिल गए। तो जितने भी लोग देखिए किसी ना किसी समाज के प्रभाव से ग्रसित है, जिससे बिहार कभी नहीं बदला जा सकता है। बिहार को बदलने के लिए हमें लगता है कि बिहार में जिस तरह से समाज और ये जाति क्या हावी है, वो बिहार का विकास नहीं होगा। बिहार का विकास शिक्षा से होगा, बिहार का विकास स्वास्थ्य से होगा। और हमारा ये एजेंडा है, एक समान शिक्षा, एक समान स्वास्थ्य व्यवस्था। हम इस एजेंडे को लेकर बिहार में आ रहे हैं। अगर हम ये कहते हैं कि मुसलमानों को ये कर दो, यादवों को ये कर दो, दलितों को ये कर दो, तो शायद किसी जात की सिंपैथी हमारे साथ जुड़ती और हम भी वोट लेके आते, हम भी सीट लेके आते। हम भले सीट हार गए, हमने तो बार में भी काम किया, उसके बाद हमें ये फल मिला था। हमें तो काम नहीं करना चाहिए था, हमें तो छोड़ देना चाहिए था, किसी दल में चले जाना चाहिए था। लेकिन हमारी पहली प्राथमिकता थी हर व्यक्ति को न्याय दें, हर व्यक्ति को स्वास्थ्य दें, हर व्यक्ति को शिक्षा दें।
और हम इसी एजेंडे को लेके आगे भी चुनाव लड़ेंगे। हम किसी जातीय एजेंडा को चुनावी एजेंडा बनाकर चुनाव आगे भी नहीं लड़ने जा रहे हैं। हमारा स्पष्ट है शिक्षा स्वास्थ्य, और इसी शिक्षा और स्वास्थ्य को दुरुस्त करने के लिए हम बिहार सरकार में आएंगे। अगर हमारी सरकार बनी तो शिक्षा और स्वास्थ्य हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। धन्यवाद मनीष जी, आपने बहुत समय दिया, लंबा इंटरव्यू हो गया, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही जो दूसरे भी अपडेट होंगे वो भी हम आपको पप्पू यादव से रिलेटेड साझा करते रहेंगे। और तीसरे एपिसोड में, यंग एंड एंग्री का जो तीसरा एपिसोड है, उसमें भी एक नए मेहमान के साथ हम आपसे जल्द ही मिलेंगे। मनीष जी, यहीं पर आपसे हम अलविदा लेना चाहेंगे और इस इंटरव्यू को हम बहुत बहुत धन्यवाद।